नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, आजकल अधिकांश कॉलेज स्टूडेंट से बात करो या उनके पेरेंट्स से, सभी उत्साहित हैं बैक टू स्कूल, बैक टू कॉलेज के लिए। और खासतौर पर कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, एक और जहां एक्साइटेड हैं, जो फ्रेशमैन हैं कॉलेज के, एक और तो वो एक्साइटेड हैं कि नए कॉलेज में जाएंगे और किस तरह का वातावरण होगा। साथ ही साथ वो चिंतित भी हैं कि उनके कॉलेज की डॉर्म की व्यवस्था किस तरह से होगी। इसी को एक विषय अनुसार लेते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे कॉलेज डॉर्म रूम एंड वास्तु पर। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। कॉलेज डॉर्म रूम के बारे में आज हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी विचित्र परिस्थिति होती है स्टूडेंट्स के साथ, जब तक उन्हें कमरा डॉर्म जो है अलॉट नहीं हो जाता, उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह का डॉर्म मिलेगा और फिर उसमें किस तरह का रखरखाव होगा। तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों चिंतित रहते हैं। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा विषय सिलेक्ट किया आपने। मैं कल ही किसी के साथ बात करी थी, उनका बेटा जो था वो घर से पहली बार बाहर जा रहा है, रोड आइलैंड जा रहा है, 4 साल की पढ़ाई है वहाँ पे और उसको डोम में वहाँ पे रहना है। तो ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स के केस में होता है कि जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलने वाला होता है, सो दे आर सो मच वरीड कि कैसे करेगा, किस तरह से करेगा। लड़का है तो उनको ये भी टेंशन रहती है कि खाने पीने की प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़कियां हैं तो भी प्रॉब्लम रहती है कि लड़की इतनी दूर घर से चली जाएगी। तो ये अधिकांश रूप होता है, लोगों को लगता है कि वास्तु तभी हेल्प कर सकता है जब हम अपने एग्जिस्टिंग घर में रहते हैं। आपने जो विषय सिलेक्ट किया है उसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप अपने बच्चों के लिए डोम का सिलेक्शन करते हो या वहाँ पे वो लोग शेयरिंग में एक दूसरे के साथ, स्टूडेंट एक साथ सब रहते हैं। सब जगह पे वास्तु शास्त्र में ऐसी काफी छोटी छोटी टिप्स है जो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर पेरेंट्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पल्लवी, डोम तो वो लोग जो डिसाइड करते हैं वही अलॉट किया जाता है। लास्ट 2 दिन पहले, 1 वीक पहले पता होता है कि कौन सा डोम मिलेगा, कहाँ पे स्पेस मिलेगी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनको लगता है कि वास्तु इतना अच्छा घर में फायदा करता है, काश कि मेरे बेटे को या बेटी को वहां पे भी फायदा करता। तो ऐसे तमाम जो कंफ्यूजन में लोग हैं उसको मैं कहना चाहूंगी कि आज का प्रोग्राम आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें हम ऐसी काफी जानकारी देने वाले हैं। जो बच्चा घर से बाहर पढ़ता है, स्टूडेंट घर से बाहर पढ़ता हो, ओवरसीज हो, कहीं पे भी हो, लेकिन उनको वहाँ पे एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो सिचुएशन में जिस तरह से भी वो रहता हो, जहाँ पे भी डोम की व्यवस्था हो, शेयरिंग कमरे की व्यवस्था हो, उसमें पॉसिबल हर तरह की छोटी छोटी टिप्स को वो अप्लाई कर सकता है। तो वैसी तमाम चीज न्यूट्रल बेस पे मैं यहाँ पे समांतर स्तर पे कहूंगी। ज्यादातर प्रैक्टिस के दौरान हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, लड़के या लड़की की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनकी कुछ इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन की वास्तु टिप्स को ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन चीजें देना चाहूंगी ताकि बच्चे वहां पे जाते हैं तो उनको होम सिकनेस ऐसा फील ना हो। बच्चे कई बार स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, घर के बाहर कभी रहे नहीं होते हैं, तो अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। ऐसा कहते हैं कि माता पिता के लिए भी प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चा बाहर जाने वाला है तो उनको भी वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग घर में आनी शुरू हो जाती है। बच्चों को भी घर के बाहर जाके होम सिकनेस हो जाती है। तो ऐसी तमाम सिचुएशन में माहौल आपका हेल्थी रहे, एजुकेशन में आपका फोकस बना रहे और जिस व्यवस्था में आप रहते हो वहाँ पे भी आपकी हेल्थ और आपको अपनी सक्सेस मिले, ऐसी तमाम बातों की छोटी छोटी टिप्स हम इस प्रोग्राम में देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसमें एक परिस्थिति ये है कि हो सकता है कि कॉलेज का डॉर्म रूम ऐसा हो जिसमें एक ही कमरे में एक बच्चा हो सकता है कि एक कमरे में 2 बच्चे हों, हो सकता है कि एक कमरे में 3 या 4 बच्चे हों। इस तरह के भी व्यवस्था होती है कुछ कॉलेजेस के अंदर। और फिर जो ध्यान या गौरतलब बात है कि उसके रखरखाव की जब हम बात करते हैं, तो ये कि भाई बेड किस तरह का है, स्टडी टेबल कहाँ पर है और क्लोजेट कहाँ पर है, बाथरूम इत्यादि की उस तरह की जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। लेकिन खास क्योंकि रूम में 3 चीजें मेजर आती हैं, बेड, क्लोजेट और स्टडी टेबल, इसको थोड़ा सा समझ लिया जाए तो 2 पहलू आ गए।
एक तो ये कि अगर आप सिंगल हैं या शेयरिंग कर रहे हैं तो किन किन बातों पे ध्यान दें, और फिर जो आपके रूम का फर्नीचर है उसको किस तरह से रख रखाव रखें उसका। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम 2-3 बातों का ख्याल रखते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं बेड की पोजीशन और बेड के ऊपर रहने वाली बेडशीट या जो भी तरह के बेड के अंदर एसेसरीज यूज़ की जाती है, कुशन, मैट्रेस वगैरह छोटी-छोटी चीज़, कंफर्टर जो आप आसानी से कलर्स का अप्लाई कर सकते हो। दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है कि डोम के अंदर जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ता है उसका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, उसका जो स्टडी टेबल होता है, उसका फेसिंग और उसका पोजीशन। सम रीज़न अगर कॉर्नर कुछ अजीब तरीके से हैं स्ट्रक्चरल और अगर उसका स्टडी टेबल सही नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि आप चेयर की पोजीशन को चेंज कर लो और राइट दिशा में अपना चेहरा रहकर पढ़ सकते हो। तो कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल आसान बात बता दूं। डोम में जो स्टूडेंट पढ़ता है उसकी हमें सबसे पहले फोकस करनी है उसकी बेड की पोजीशन, यानी कि स्लीपिंग अरेंजमेंट, स्लीपिंग व्यवस्था, उसकी जो डायरेक्शन किस दिशा में सोता है, उसने जो भी अपने बेड में एसेसरीज को अप्लाई किया है, उसके कलर्स कॉम्बिनेशन को, उसके स्टडी डेस्क की व्यवस्था को, जिस तरह से वो बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये 2 चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि जिस तरह का लड़का या लड़की हो, जिस तरह का नेचर ऑफ सब्जेक्ट हो, जैसे वो मेडिकल में पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के फील्ड में है, तो जो उसका सब्जेक्ट होता है उसको ध्यान में रखकर, उस लड़के या लड़की की डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखकर जो उनका वर्क प्लेस होता है उसके ऊपर राइट या लेफ्ट कॉर्नर में हम कई बार उनको कुछ प्रोडक्ट्स का सजेशन करते हैं जो सिंपल एलिमेंट के थ्रू एनर्जी को इन्हांस किया जाता है। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होती, बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स होती है। और जो उनकी बेड व्यवस्था अगर सही ना हो, बेटा कहीं पे भी सोता हो, उसका सर नॉर्थ में पड़ता हो या कोई भी गलत दिशा में पड़ता हो, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो भी कलीग वगैरह के साथ बातचीत करके बेड की पोजीशन को बदला जाए। अगर कोई व्यवस्था नहीं होती है तो वास्तु ये कहता है कि स्टूडेंट को डोम में या कहीं पे भी नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा, ये 3 दिशाओं में सर रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर लगातार आप अपने घर से बाहर निकल कर इन दिशाओं में सोते हो, तो आपको अपने स्टडी का जो बर्डन है, जो एक्चुअली तो वो आसानी से करने वाली चीज़ आपके लिए बर्डन बन जाती है और आपकी एंजाइटी शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट को वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार ये तीनों डायरेक्शन की स्लीपिंग अरेंजमेंट या इस तरह के सोने की व्यवस्था हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है। हमने काफ़ी केस प्रैक्टिस के अंदर इसको देखा हुआ है। तो अगर आपको कोई दूसरा चांस ना, तो वास्तुशास्त्र बहुत ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। वास्तु में कहा जाता है कि सोने वाले व्यक्ति के पीछे, सर के पीछे हेडबोर्ड होना चाहिए, बट समटाइम्स अगर गलत दिशा में डोम की व्यवस्था है तो हम स्टूडेंट को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट लोगे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा, आप नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट लोगे तो साउथ ईस्ट आएगा, और अगर आप नॉर्थ का ऑपोजिट लोगे तो साउथ आएगा। तो जिस दिशा में सर रखने की व्यवस्था गलत डायरेक्शन में है, उसके बजाय जहाँ पे पैर रहते हैं वहाँ पे हम सर की पोजीशन चेंज करके उसको फ्लिप कर देते हैं। तो फ्लिप करने की वजह से एक और वास्तु दोष खड़ा हो जाएगा कि सोने वाले व्यक्ति के सर के पीछे हेडबोर्ड नहीं आएगा। तो वहाँ पे हम कुछ रेमेडी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं कंसल्टेंट होने के नाते एक सिंपल टिप्स देना चाहूँगी कि अगर डोम व्यवस्था में आपकी स्लीपिंग अरेंजमेंट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की हो तो वहाँ पे आप अपना ब्लैक बेड फ्लिप करके सो सकते हो। दूसरी हेडबोर्ड की रेमेडी को आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास ऑप्शन है आप उसको अपने रूममेट के साथ या बातचीत करके कमरे के किसी ओरिएंटेशन लेआउट की वजह से चेंज करके फ्लिप करके आसानी से उसको मूव कर सको बेड को, तो वो रेमेडी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार आइडियल स्लीपिंग अरेंजमेंट होती है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम दिशा में सर, पूर्व दिशा में पैर, ईस्ट में सर यानी कि पूर्व दिशा में सर, पश्चिम दिशा में पैर। व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग चीजें होती है। समटाइम्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम हो और अगर आपके बारे में ज्यादा जानकारी हो तो थर्ड ऑप्शन होता है साउथ टू नॉर्थ। ये 3 डायरेक्शन स्टूडेंट को अपने गोल में, अचीवमेंट में, कॉन्फिडेंस लेवल में और सक्सेस में बहुत अच्छी हेल्प करती है। तो स्लीपिंग पोजीशन इज द बेस्ट टिप्स। जी, तो स्लीपिंग पोजीशन जैसे आपने कहा कि अगर नॉर्थ में सर रखने की एक पोजीशन है तो उसको आप साउथ टू नॉर्थ कर लीजिए, और अगर आप हेडरूम बेड को, फर्नीचर को टर्न अराउंड कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं पल्लवी जी और हेडबोर्ड यानी कि नॉर्थ में ही है और आप
व्यक्ति जो स्टूडेंट जो है वो साउथ में सर रखता है और नॉर्थ में पैर कर लेता है, लेकिन आप यहाँ ये समझना है कि हेडबोर्ड नहीं है, तो आपने कहा कि उसमें कुछ और सजेशंस देते हैं, वो किस तरह के सजेशंस हुए? ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चे डोम में इतनी परवाह नहीं करते, वहां पे घरों की तरह इंटीरियर पे फोकस नहीं किया जाता, काफी बच्चे सिर्फ मैट्रेस खरीदते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनका जो बेड हो वो हेडबोर्ड वाला हो। ज्यादातर हेडबोर्ड वॉल टच होता है, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है कि हेडबोर्ड जो होता है वो बीच में आता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है, बट कई बार ऐसा किया जाता है। काफी बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। तो उनका जो मैट्रेस होता है, वो मैट्रेस उनके जो बेड की साइज होती है बेड फ्रेम से, वो थोड़ी सी छोटी मैट्रेस को खरीदा जाता है। और जो उनके जहाँ पे पैर रखने वाले हैं वहां पे हम सर रख देते हैं, तो जो बीच में गैप पड़ेगा, क्योंकि बेड आपका बड़ा है, मैट्रेस आपकी छोटी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास उसमें बेड में गैप पड़ने ही वाला है। तो जो बेड पड़ेगा, गैप पड़ता है, वहां पे थोड़ा सा टॉल एंड हैवी पिलर को रख दिया जाता है, ताकि ऑड फीलिंग भी ना हो और बेटे के सर के पीछे एक सॉलिड वॉल जैसा इफेक्ट आ जाए। तो मैट्रेस के थ्रू आसानी से रेमेडी कर सकते हैं। कई बार बेड्स का प्रावधान ऐसा होता है जहां पर बंक बेड्स होते हैं। अब डॉर्म है तो डॉर्म में ऐसा भी होता है कि 2 बंक बेड्स आगे पीछे हुए, यानी कि एक ही कमरे में 4 बच्चे हैं या कभी कभी 3 बच्चे होते हैं। और फिर बंक बेड्स के अतिरिक्त ये भी होता है कि अगर मान लीजिए ट्विन बेड है तो उसके नीचे भी फिर बच्चे बहुत सारा सामान, भले ही उसमें स्टोरेज स्पेस ना भी हो, लेकिन बॉक्सेस में जो है वो सामान भर के वो अपने बेड के नीचे रख देते हैं। क्या करना चाहिए, खासतौर पे बंक बेड के लिए क्या करना चाहिए? बंक बेड फिर भी दिखाई देते हैं, बॉक्स बेड तो आजकल तो शायद इंडिया में भी बंद हो गए हैं, लेकिन ज्यादा तो मैंने नहीं देखी। बट इतना मैं कहना चाहूंगी कि अगर बॉक्स बेड है तो वहां पे स्टूडेंट को बेड के अंदर अपना स्टोरेज नहीं रखना चाहिए, लेकिन सिंपल बेड बना है जिसमें 4 लेग है और उसके नीचे किसी वजह से वो अपना सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन पूरा फर्नीचर में वो बॉक्स बेड बना हुआ है और जिसमें ड्रॉअर सिस्टम की तरह बाहर आता है और उसमें अगर आपको सामान भरना पड़े, तो उस कंडीशन में तो वहां पे जो बच्चा सबसे लास्ट में है, चाहे वो स्टूडेंट खुद है या उसका कलीग है या उसके कोई भी फ्रेंड्स है, तो जो सबसे लास्ट में जो लड़का है जो सोता है, लड़का हो या लड़की, उसके ऊपर उसके नेगेटिव प्रभाव आते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे रेमेडी प्रोडक्ट को सजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज वो कंप्लीटली गलत हो जाता है। यहाँ पे बेड की पोजीशन के बदलने की बात ही नहीं है, गलत फर्नीचर सिलेक्शन की वजह से वास्तु दोष होता है। चाहे आपने नहीं किया हो लेकिन आप इस कंडीशन में सोते हो, वहां पे प्रोडक्ट्स रेमेडी के अंदर स्लीपिंग पोजीशन के लिए वास्तु में सबसे अच्छी प्रोडक्ट्स जो मैंने अपने इतने सालों की प्रैक्टिस में रिजल्ट लिया है, और वो है एनर्जी प्लेट्स। एनर्जी प्लेट एक ऐसा छोटी सी रेक्टिफिकेशन का तरीका है जो मल्टीपल जगह पे आप जहां मर्जी यूज कर सकते हो। उसको इस्तेमाल करना आसान होता है क्योंकि उसकी साइज जो होती है वो लेस देन 6x6 इंच की होती है, मैक्सिमम 9 इंच होती है, छोटी से छोटी 6x6 इंच होती है। वो कई बार स्टूडेंट के वाइज या जरूरत के वाइज अलग अलग तरह के हम बनाते हैं, जिसमें हम अलग अलग कैलकुलेशन को रखते हैं और उसके अंदर जो दिशा को प्रायोरिटी दी जाती है, जो दिशा वहां पे सही नहीं है, जैसे बच्चा नॉर्थ में सो रहा है और वो बदल नहीं सकता, नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है बदल नहीं सकता, उसको प्रायोरिटी करके वहां पे रेक्टिफिकेशन किया जाता है। बट ये बात प्रोडक्ट्स रेमेडी में जाती है। डोम स्टूडेंट के अंदर ज्यादातर सक्सेस टावर, एजुकेशन टावर का इस्तेमाल किया जाता है, पैगोडा चाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर डोम में मैंने एक चीज देखी है कि काफी ज्यादातर क्वेश्चन जो आए हैं उसमें ऐसा है कि डोम व्यवस्था के अंदर नॉर्थ ईस्ट दिशा में उनके टॉयलेट्स बने हुए हैं। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बेटा रूम में यहाँ पे सोता है लेकिन उसके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले अटलांटा में मेरे क्लाइंट है, उनकी बेटी जो है वो पढ़ने के लिए बाहर गई हुई, रोड आइलैंड के अंदर गई। वहां पे जाने के बाद उसके लगातार हेल्थ इश्यू हो गए, उसके कुछ अपने अच्छे रिलेशन थे, वहां पे भी ब्रेकअप हो गया, उसकी वजह से भी उसको एंजाइटी हो गई। और उसके बाद लगातार उसके साथ वो अपने सेमेस्टर के अंदर वहां पे उसको कोई परेशानी हो गई, किसी वजह से उसने अपने क्लास कंप्लीट नहीं किए, तो एजुकेशन में भी उसको वहां पे प्रॉब्लम हो गई। तो ये सब चीज पेरेंट्स जानेंगे तो क्या होगा, ये सब सोच सोच के उसको डिप्रेशन हो गया और उसमें उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत सारी मल्टीपल चीजें एक साथ हो गई, तो उसकी वजह से पेरेंट्स टेंशन में आ गए और उन्होंने मेरे को फोन किया। वैसे मेरी उनके साथ बेटी की वजह से उनके साथ एक कंसल्टेंसी की शुरुआत हुई। बेटी दूर रहती थी, पहले सवाल ये आया कि बेटी डोम में बाहर रहती है तो मेरा घर यहाँ पे है तो क्या दिखाना चाहिए। मैंने कहा मैं दोनों देखूंगी। तो उन्होंने अपना करंट घर भी दिखा और उनकी डोम वाली प्रॉपर्टी भी दिखाई। और फिर जब उस लड़की के साथ बात की तो मैंने लगातार देखा कि उसके साथ इतनी सारी चीजें गलत पे गलत हो रही। यहाँ पे कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि कई बार कोई नई जगह बदलने के साथ अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं
तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हो सकती है। जहाँ पे आपने नई प्लेस को बदला है वो गलत होना या वहाँ पे बड़ा वास्तु दोष हो जाना। दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस साल में आपने बदला है 2023 के अनुसार, 2022 के अनुसार, तो उस साल में जब आपने मूविंग की और उस वक्त वो जगह किलिंग डायरेक्शन में चलती हो और आप तुरंत उसके अंदर चले गए जाने अनजाने बिना जानकारी, तो वहां पे भी आपके प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं। बेटी को जहां पे बदला गया था वो 2023 के वास्तु के अनुसार इस साल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जून 7 से लेकर अगस्त 30 तक बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चल रही है और उसी के दौरान उनकी वहां पे मूविंग जो थी वो मई महीने में हुई। जब हुआ तब प्रॉब्लम नहीं हुआ, जून बैठा उसके बाद लगातार उसको प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गई, जिसको बोलते हैं पीरियड चार्ट का वास्तु दोष या कैलकुलेशन का वास्तु दोष। जो पर्टिकुलर टाइम तक है उसके बाद वो चला जाता है। तो वहां पे उन्होंने जो कमरा बदला था उसमें रेक्टिफिकेशन किए गए, उनके कलर्स कॉम्बिनेशन सारे बेडशीट के चेंज कर दिए, कुछ रेमेडीज को अप्लाई किया जाए। उतने बाद बेटी थोड़ी मेंटली स्वस्थ हो गई और वापस अपने घर पे अपने पेरेंट्स के पास आई। यहाँ पे 1 महीना रही और अभी कुछ दिनों पहले वो वापस अपने लोकेशन पे गई और उसने डिसाइड किया है कि वो अपना स्टडी कंप्लीट करके आएगी। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पल्लवी जी के साथ आज के दिलचस्प विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द लौटेंगे। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। ब्रेक से पहले जब आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने समझाया कि किस तरह की व्यवस्था हो सकती है, क्या क्या प्रोडक्ट रेमेडी हो सकती है जो उनकी कंसंट्रेशन को और फोकस को एनर्जाइज करने में, उन्हें मोटिवेट करने में मददगार हो सकती है। सवाल एक ये भी आया था कि अगर बंक बेड हो तो क्या किया जा सकता है, उसके बारे में क्या गाइड करेंगे? बंक बेड में अगर चॉइस मिलती है तो सबसे टॉप वाला जो बेड होता है वो आपको चूज करना चाहिए, बट ये बात उन लोगों के लिए जहाँ पे चॉइस होती है। अगर किसी वजह से आपके पास चॉइस नहीं है और आप सेकंड पोजीशन में या अगर आप ग्राउंड लेवल के बेड में अगर आप आते हो तो वहां पे आपको फिर रेमेडी की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर डोम के अंदर वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिक यानी कि प्रोडक्ट्स रेमेडी पे डिपेंड करते हैं और कलर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे बंक बेड है, आपका बेड आप चाहते हुए भी आपको टॉप वाला बेड नहीं मिला, लेकिन जो बेडशीट के कलर्स वगैरह आप इस्तेमाल करते हो, तो जो लोग मिडिल बेड में आते हैं उनको हम ज्यादातर व्हाइट और क्रीम कलर की चीजों का एडवाइस देते हैं। व्हाइट कलर जो होता है वो आमतौर पे बेडशीट के लिए, स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं माना जाता, वो सिर्फ रेमेडी का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जो मिडिल बेड पे आते हैं उनको अपना कुशन है, मैट्रेस है, कंफर्टर है, जितना भी हो सके सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे जो लोग बंक बेड के अंदर आते हैं और उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं होती है, उनको न्यूट्रल कलर में क्रीम, आइवरी, ब्राउन एंड बेज, ये 4 में से आप कोई भी कलर ले सकते हो। टॉप ऑफ द बेड पे जो लोग हैं उनके लिए कलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो उनके लकी कलर है, स्टूडेंट को ये मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि जब कभी आप घर से बाहर पढ़ने जाते हो तो आपको अपने आसपास के रखाव में जितना हो सके उतने अपने लकी कलर की चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए। जो भी आपके लकी कलर है उसकी आप बेडशीट ले सकते हो, तकिए कुशन के कवर ले सकते हो, ऐसे कलर की मैट्रेस ले सकते हो। जिस स्टडी टेबल पे बैठ के आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो काउंटर टॉप के ऊपर वहां पे भी लकी कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर ले सकते हो, ऐसे कलर के कोई भी डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स लेकर ले सकते हो। लेकिन जहां आप बैठते हो अपने इर्द गिर्द अपने लक को इन्हांस करने वाली चीजों को सिंपल तरीके से जो भी आप परचेस कर सको वो लिखकर अपने आसपास रखना चाहिए। पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, कलर्स, आप फैब्रिक में कर्टन्स वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप चाहें तो अपने वहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर टेबल डेस्क के ऊपर आप कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। डॉर्म के बारे में थोड़ा सा जो फर्नीचर है उसके बारे में बताइए, क्लोजेट और स्टडी टेबल दोनों के बारे में। स्टूडेंट के लिए स्टडी डेस्क की पोजीशन तो वास्तु में बहुत आसान है। जैसे बहुत पहले हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे, हम सब कुछ पीसी पे बैठ के काम करते थे। उसके बाद किसी ने सोचा भैया पीसी क्यों, लैपटॉप क्यों नहीं, आसानी से कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हो। ठीक वैसी ही बात है कि अगर आप अपना फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ या ईस्ट नहीं रख सकते हो तो यू हैव लॉट ऑफ चॉइस। अगर आप अपना लैपटॉप लेकर जहाँ कहीं पढ़ने बैठ रहे हो, जहाँ अपना काम कर रहे हो, वहाँ पे आप अपना फेसिंग सिंपल अपनी चेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हो। आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी,
आमतौर पे स्टूडेंट के लिए व्यक्ति दर व्यक्ति उनकी डेट ऑफ बर्थ देखकर मैं कुछ सजेशन देती हूँ कि भैया ऐसे फेसिंग पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम समांतर स्तर पे बात करते हैं तो कॉमन वास्तु के हिसाब से स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन की दिशाएं हैं नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा और कुछ खास केस के अंदर और खास करके 2023 में वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। ये चारों डायरेक्शन जो है वो आपको अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगी। आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो, उसको सक्सेसफुल होने में नेचर का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा और आपकी हेल्प करेंगे। कई बार आपने वास्तु लिविंग में जब कमरे की साज सज्जा के बारे में बात होती है तो बीम्स और कॉलम्स का भी जिक्र किया है। अब डॉर्म के रूम्स में जितना मुझे समझ आता है वहाँ पर कॉलम्स तो कम होते हैं लेकिन बीम्स जरूर पड़ते हैं। अब बीम हो सकता है वो बेड के ऊपर पड़ता हो, बीम हो सकता है वो स्टडी टेबल के ऊपर पड़ता हो। क्या किया जा सकता है? आपने बहुत सही बात बोली। वास्तु के हिसाब से घर के अंदर या बाहर कहीं टेम्पररी पढ़ने जाते हो, लेकिन बीम जो होता है वो जब कभी भी हमारे सर के ऊपर आता है तो हमारे बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो पूरा लोड होता है वो बीम पे आता है। कंस्ट्रक्शन का रूल्स बीम तभी बनता है कि जब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का सारा लोड जो होता है वो डाइवर्ट किया जाता है। तो बीम के ऊपर, बीम के नीचे आपकी व्यवस्था हो, इस तरह से सोना नहीं चाहिए। और वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार बीम के नीचे बैठकर आप अपना स्टडी कर रहे हो, उस तरह से आपको पढ़ना नहीं चाहिए। जी, तो इसको वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग और आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बहुत ही दिलचस्प विषय कॉलेज डॉर्म रूम एंड वास्तु पर बातचीत करते आ रहे हैं। आइए कार्यक्रम में उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका फिर से स्वागत। टिप ऑफ द वीक क्या कहेंगे? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बीम के बारे में बात की थी। काफी स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके पास स्पेस ना हो और अगर मूव नहीं कर सकते तो मैं सिंपल रेमेडी देना चाहूंगी। अगर आपके सर के ऊपर बीम पड़ता हो तो वास्तु के हिसाब से जो रियल बैम्बू फ्लूट होते हैं, जो म्यूजिशियन बजाते हैं, वो वाली एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है क्योंकि वो रियल होती है। तो रियल बैम्बू फ्लूट होती है, उसको राइट और लेफ्ट कॉर्नर में, जहाँ पे बीम का बिगनिंग होता है, जहाँ पे बीम का एंडिंग होता है, तो वहाँ पे दोनों जगह पे दो दो बीम को ऐसे क्रॉस करके आप वहाँ पे लगा सकते हो। बहुत पुराने जमाने में घरों के अंदर जब बीम बनता था तो उसके कॉर्नर में उसको लगाया जाता था। उसको गुजराती भाषा में या संस्कृत में उसको पीढ़िया बोलते हैं। पीढ़िया का मतलब होता है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल सपोर्ट जो लोड नीचे ट्रांसफर नहीं करता है लेकिन अपने शोल्डर पे ले लेता है, तो उस तरह का सपोर्ट माना जाता है। अभी लेटेस्ट में वही कॉन्सेप्ट रियल नेचुरल बैम्बू फ्लूट होते हैं जो कि म्यूजिशियन वगैरह यूज करते हैं। काफी सारे लोग इसको अप्लाई करने के लिए फिर वो जो मार्केट में मिलते वाले बैम्बू फ्लूट को लगा देते हैं, उसका इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन रियल वाले अगर आप लगाते हो तो कुछ हद तक वहाँ पे समाधान हो जाएगा और आपके ऊपर बीम का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। कॉलेज के जो डॉर्म रूम होते हैं उनमें देखिए या तो फ्रेशमैन या सेकेंड ईयर के जो बच्चे होते हैं वो 1 या 2 साल के लिए डॉर्म में रहते हैं और फिर अपना इंडिपेंडेंट अपार्टमेंट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। किसी भी कारणवश कुछ चीजों की व्यवस्था हो पाती है वास्तु अनुसार और कुछ की नहीं हो पाती है। कितने समय के दौरान, जैसे आपने पहले सेगमेंट में कहा कि बच्चे कई बार एंजाइटी आ जाता है, कभी अपना फोकस खो बैठते हैं, इस तरह की परिस्थितियां हो जाती हैं। कितने समय के बाद आपने देखा है कि भाई बच्चा अपनी चीज से थोड़ा इंटरेस्ट लूज कर रहा है या जो नॉर्मल था पैटर्न उसका, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है? अगर मान लेते हैं कि आपके आसपास टू द स्केल सिर्फ 80% चीजें अच्छी, सिर्फ 20% वास्तु दोष है, तो उस कंडीशन में आप वहां पे उस प्रॉपर्टी में 6 to 8 मंथ से ज्यादा रहते हो, उसके बाद उसके नेगेटिव प्रभाव आते हैं। लेकिन 80% चीजें अच्छी होने की वजह से इतना बुरा इफेक्ट नहीं आता है। थोड़ी बहुत परेशानियां होती है लेकिन सॉल्व अपने आप हो जाता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट उन लोगों के लिए है
जो वहाँ पे 50 to 60% वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी में है, और उसके आसपास 50-60% जितनी नेगेटिविटी है। तो वहाँ पे बच्चे को पढ़ाई में, फोकस में, वहाँ पे जाने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता बिगड़ जाता है, दोस्तों के साथ बिगड़ जाता है, जहाँ पे रहते हैं डोम में उसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोगों के साथ रिश्ता बिगड़ जाता है, और एक के बाद नेगेटिविटी लगातार दिखाई देती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। पल्लवी जी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को इस ज्ञानवर्धक जानकारी से पूरा लाभ मिलेगा। दर्शकों, यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो सरल आसान तरीका है pallavichilawada.com, और यदि आप हमारे माध्यम से उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।